हेलो। हेलो।
गुड आफ्टरनून एवरीवन। प्रेयर स्टार्ट करें। प्रेयर हो गई। कल हुई होगी ना वो तो। अभी लास्ट क्लास में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन कार्बोनाइन के स्थायित्व का क्रम एक क्वेश्चन डिस्कस किया था ना इसमें। इसका आंसर आधा ही बताया था क्या? ऑर्डर आधा बताया था, पूरा बता दिया था? पूरा बता दिया था। आपने आधा ही क्यों लिखा है? अरे इसका आंसर तो पूरा लिखो। या कौन से दो अनायन अच्छे नहीं है उनको चेंज कर दें। चलिए फिर और क्वेश्चन आप ट्राई करें इसमें। क्वेश्चन नंबर 2।
आंसर के साथ में क्वेश्चन नंबर भी लिखें भी इसमें नितिन। ऑनलाइन में जो भी आंसर दें क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन करें आप इसमें।
हाँ भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 नितिन का आंसर आया है 2143। बोलिए भाई, अब बोलिए। 2134, 2134। चलिए चेक करते हैं इसमें। देखो सबसे पहले हमें देखना होता है चार्ज ऑन एटम, और चार्ज ऑन एटम में आप देखो सभी में नेगेटिव चार्ज अगर आप चेक करेंगे तो संतृप्त कार्बन पर है। नेगेटिव चार्ज सब में संतृप्त कार्बन पर है, मतलब चार्ज ऑन एटम तो सेम है। अब हमें देखना होगा आई इफेक्ट, और आई इफेक्ट के लिए आप ध्यान देना। देखो हमेशा ध्यान रखें, कभी भी अगर आपको ऐसे मॉलिक्यूल दिए हो जिसमें कुछ भाग कॉमन नजर आए आपको, तो सबसे अच्छा तरीका होता है उसमें डिफरेंस देखो क्या है। जैसे आप देखो इस केस में अगर आप देखेंगे तो 4 कार्बन की जो चेन है वो आपको सब में कॉमन नजर आएगी। ये 4 कार्बन की चेन सब में कॉमन है। क्या क्लियरिटी की बात है? तो बस अब देखो ये पार्ट तो कॉमन है, तो डिफरेंस क्या आ रहा है, यहां पर फ्लोरीन है, यहां पर 2 क्लोरीन है, इस 4 कार्बन की चेन में यहां पर नाइट्रो है, और इसमें कुछ भी नहीं है। क्या क्लियर की बात है? अब जरा देखो इस फ्लोरीन का इस चेन में यहां पर हम कह सकते हैं माइनस आई इफेक्ट होगा, दोनों क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट होगा, नाइट्रो का भी माइनस आई, और यहां पर कोई ग्रुप नहीं है, तो ऐसा करते हैं इसको नो आई लिख देते हैं, या ऐसा कर सकते हैं इसको रेफरेंस मान सकते हैं, क्योंकि जो इसमें है वो तो सब में कॉमन है, तो इसको रेफरेंस मान लेते हैं। अब जरा देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों में माइनस आई है, और फोर्थ रेफरेंस है, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं नो आई। तो बताओ अनायन के लिए क्या अच्छा है, नो आई या माइनस आई? माइनस आई, क्योंकि माइनस तो ऋणायन के स्थायित्व को बढ़ाता है, तो उसका होना तो अच्छा है। हाँ प्लस आई होता तो वो खराब होता। तो माइनस आई के आधार पर फिर तो हम कह सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में माइनस आई है, तो तीनों का स्थायित्व 4 से तो ज्यादा होगा। यहां तक क्लियर? अब 1 2 3 की बात करें, 1 2 3 में सब में माइनस आई इफेक्ट है। जब आई इफेक्ट का टाइप सेम हो तो फिर हम देखते हैं डीएनपी रूल, और डीएनपी में आप देखो यहां पर माइनस आई ग्रुप नंबर 2 पोजीशन पर है, यहां पर भी माइनस आई ग्रुप नंबर 2 पोजीशन पर है, इसमें माइनस आई ग्रुप नंबर 4 पर है। ठीक है, तो फिर तो आप देखो इन दोनों में माइनस आई ग्रुप नंबर 2 पर है, मतलब इन दोनों में डिस्टेंस बराबर है, लेकिन इसमें ग्रुप दूर है। दूर है तो क्या हम बात कर सकते हैं इसमें माइनस आई मिनिमम होगा, जबकि इनकी तुलना में इन दोनों में माइनस आई ज्यादा होगा क्योंकि ग्रुप पास में है। अब इन दोनों में अगर बात की जाए तो दोनों में डिस्टेंस बराबर है, यहां भी नंबर 2 पर है, यहां भी माइनस आई ग्रुप नंबर 2 पर है। डिस्टेंस अगर इक्वल है तो फिर हम देखते हैं नंबर, और वो तो फिर इसमें ज्यादा है, 2 ग्रुप है। तो फिर यहां पर आप कह सकते हैं कि इसमें जो माइनस आई इफेक्ट होगा वो मैक्सिमम होगा, इसकी तुलना में यहां पर माइनस आई कुछ कम होगा, लेस, और इसमें तो मिनिमम होगा। तो बताओ फिर कौन सा ऋणायन सबसे अच्छा होगा, जहां पर माइनस आई मैक्सिमम है या जहां पर मिनिमम है? मैक्सिमम, क्योंकि माइनस आई तो ऋणायन के स्थायित्व को बढ़ाता है, तो जितना माइनस आई ज्यादा होगा ऋणायन के स्थायित्व को उतना ज्यादा बढ़ाएगा, तो उसके आधार पर सेकंड को सबसे आगे रखा, फिर 1, और इसमें माइनस आई मिनिमम में तो 3, और 4 में तो नो आई इफेक्ट है, तो सबसे लास्ट में ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, हिमांशु का आंसर क्वेश्चन नंबर 3 में है 1 2 3। सही है क्या 1 2 3? चलिए चेक कर लेते हैं इसमें। अब आप देखो यहां पर आप देखो ये जो 5 कार्बन की रिंग है ये सब में आपको कॉमन नजर आएगी। ठीक है, एनएच ग्रुप भी सब में, मिथाइल ग्रुप भी सब में है। अब देखो ग्रुप तो सब में सेम है, तो फिर अंतर क्या है? हमें ऋणायन के स्थायित्व की तुलना करनी है, तो आप देखो नेगेटिव चार्ज की जो दोनों ग्रुप से डिस्टेंस है वो चेंज हो रही है, ग्रुप तो सेम रखा है, डिस्टेंस कम ज्यादा हो रही है। तो ऐसे में पहले ये चेक कर लें कि इस ग्रुप का क्या इफेक्ट होता है और इस ग्रुप का क्या है। तो ये तो मिथाइल ग्रुप है, और मिथाइल ग्रुप जो होता है वो प्लस आई ग्रुप होता है। और देखो सी डबल बॉन्ड एन, आप ही बताएं प्लस आई या माइनस आई? भाई आप तो प्लस आई की 2 कैटेगरी याद करो, उसके आधार पर आप इसका आंसर निकाल लोगे कि ये प्लस आई ग्रुप है माइनस आई ग्रुप है। मैंने आपको सीरीज में लिखवाया नहीं है ग्रुप ये, लेकिन निकाल सकते हो आप, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। प्लस आई की 2 कैटेगरी बताओ। ऋणावेशीय समूह, क्या ये ऋणावेशीय समूह है क्या ये ग्रुप? क्या इसमें कोई नेगेटिव चार्ज है क्या? नहीं है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन मूलक, क्या ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन मूलक है क्या? इसका अंदर ये प्लस आई नहीं है, प्लस आई नहीं तो फिर क्या होगा? ये माइनस आई होगा, तो ये माइनस आई ग्रुप है। तो ये ग्रुप तो माइनस आई है, और मिथाइल ग्रुप प्लस आई है। 2 तरह के ग्रुप प्रेजेंट है, माइनस आई और प्लस आई। अब मुझे बताओ नेगेटिव चार्ज का किस ग्रुप के पास में होना अच्छा है, माइनस आई या प्लस आई? माइनस आई, क्योंकि माइनस ऋणायन के स्थायित्व को बढ़ाता है, जबकि प्लस आई इफेक्ट ऋणायन के स्थायित्व को कम करता है। तो हम चाहेंगे प्लस आई से तो वो ग्रुप दूर रहे, और प्लस आई से तो नेगेटिव चार्ज दूर रहे, और माइनस आई ग्रुप के पास हो। क्या बात समझ में आ रही है? तो जरा बताओ सबसे पास माइनस आई ग्रुप के कहां पर है? फर्स्ट में ही है। आप देखो इस माइनस आई ग्रुप से अगर मैं बात करूं, इस ऋणावेशित कार्बन को अगर मैं नंबर 1 मार्क करूं, तो इससे माइनस आई ग्रुप नंबर 1 पर ही आ रहा है।
जबकि यहां पर आप देखो ऋणावेशित कार्बन को नंबर 1 मार्क करूं तो -I ग्रुप नंबर 2 पर आ रहा है, और इसमें अगर मैं मार्क करूं इसको 1 ऋणावेशित कार्बन को, तो यहां भी -I ग्रुप नंबर 2 पर आ रहा है। क्या समझ में आ रही बात है? तो खुद आप देखो कि -I ग्रुप सबसे पास किस में, नेगेटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में -I ग्रुप सबसे पास किस में है? फर्स्ट वाले में। यहां भी दूर है और वहां भी दूर है, तो फिर तो फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, 1 को सबसे आगे रखो। क्या हम बात कर सकते हैं इसमें, -I ग्रुप यहां भी नंबर 2 पर है, यहां भी नंबर 2 पर है, मतलब इन दोनों में -I के रिस्पेक्ट में आप कह सकते हैं कंडीशन सेम है। अरे समझ आ रही बात है? इस -I ग्रुप का इस ऋणायन के लिए जो इफेक्ट होगा उतना ही इफेक्ट यहां भी होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बराबर है, ग्रुप तो सेम है ही, तो फिर कैसे करें तुलना? अब जब -I की डिस्टेंस बराबर है तो +I की चेक करें। आप जरा देखो इसमें जो +I ग्रुप है वो ऋणावेशित कार्बन से नंबर 2 पर आ रहा है, मिथाइल ग्रुप नंबर 2 पर आ रहा है, यहां पर तो फिर नंबर 1 पर ही आ रहा है, नंबर 1 पर आ रहा है, तो फिर यहां पर आप कह सकते हैं +I इफेक्ट होगा मोर, जबकि इसमें +I होगा लेस। तो ऋणायन के लिए स्थायित्व के लिए क्या अच्छा है, लेस या मोर +I? लेस। तो फिर तो सेकंड में +I ग्रुप दूर होने के कारण इसका +I इफेक्ट कम होगा, +I कम होगा, यही हम चाहते हैं, क्योंकि जितना +I कम होगा ऋणायन के लिए उतना अच्छा है। तो फिर सेकंड को आगे रखो थर्ड से, 1 2 3 इसका सही आंसर है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दीपक सेन ने आंसर है 2143, हिमांशु 2143 सही है क्या? 2134 2143, चलिए चेक करते हैं। देखो सब में अगर आप ध्यान दें तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ये भी आप कह सकते हैं तुलनात्मक ऋणायन आपको दिए हुए हैं, क्योंकि इसमें कुछ भाग आपको कॉमन नजर आएगा। तो हमेशा जब तुलनात्मक अणु आपको दिए हो तो उनमें डिफरेंस चेक करो, डिफरेंस क्या है। पूरे ऋणायन के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है, पूरे मॉलिक्यूल के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है, केवल डिफरेंस पर फोकस करो। तो मुझे दिख रहा है कि इसमें बाकी ये यहां तक का पार्ट तो आप देखो सब में कॉमन है, ये पार्ट तो सब में कॉमन ही है ना। तो डिफरेंस इस ग्रुप का है, ये ग्रुप डिफरेंट है, यहां पर बस इसी का डिफरेंस है। और इस डिफरेंस में जरा देखो फ्लोरीन का क्या इफेक्ट होगा, -I, नाइट्रो ग्रुप -I, CH3 CD3, 2 +I 2 -I, रेनाइन के लिए क्या अच्छा है, +I या -I? तो फिर 1 2 को आगे करो 3 4 से, ये तो क्लियर है। अब 1 2 की बात कर लेते हैं, 1 2 दोनों में -I है, जब I इफेक्ट का टाइप सेम होता है तो फिर हम क्या अप्लाई करते हैं, DNP रूल। डिस्टेंस बोलिए सेम, नंबर तो फिर पावर, पावर किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन की या नाइट्रो की? याद करो -I सीरीज में नाइट्रो ग्रुप आगे, तो फिर यहां पर -I इफेक्ट इज मोर और यहां पर -I इफेक्ट इज लेस। तो कौन सा ऋणायन अच्छा होगा, जहां -I ज्यादा है, जहां पर -I कम, ज्यादा होना चाहिए। तो फिर सेकंड को आगे करो 1 से, 2 1। अब बात करते हैं 3 और 4, CH3 और CD3 में +I किसका ज्यादा होता है, CD3 का +I इफेक्ट मोर, CH3 का लेस। और ऋणायन के स्थायित्व के लिए आप क्या चाहेंगे, मोर या लेस +I? लेस। तो फिर थर्ड में, तो थर्ड को आगे रखो 4 से, ये सही आंसर है 2134। यस नितिन 2134 सही है, हिमांशु 2134 सही। टू 2143 शालिनी 2143 नहीं भाई 2134 आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर आप जरूर लिखें साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भाई क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है आप सुन ले पहले। अल्फा बीटा गामा डेल्टा आपको 4 पोजीशन दी हुई है, उन चारों पर 1 बाय 1 आपको ऋणायन कंसीडर करना है और फिर उनके स्थायित्व की तुलना करनी है। अब बोलिए अल्फा, एक मिनट, अल्फा फिर डेल्टा बीटा और फिर गामा, यही। चलिए चेक कर लेते हैं। देखो अल्फा पर नेगेटिव चार्ज होने का मतलब है असंतृप्त कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, ऐसे ही डेल्टा पर नेगेटिव चार्ज होने का मतलब है असंतृप्त कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, जबकि बीटा और गामा पर नेगेटिव चार्ज होने का मतलब है संतृप्त कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। तो बताओ नेगेटिव चार्ज कहां पर ज्यादा सही है, संतृप्त या असंतृप्त? असंतृप्त। इसका कारण क्या है, असंतृप्त कार्बन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल क्यों होता है, बोलो, नहीं समझ आया क्या बोल रहे हो? असंतृप्त कार्बन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल क्यों होता है, EN ज्यादा होती है, बिल्कुल सही। और मोर EN पर नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है, तो फिर असंतृप्त कार्बन की EN ज्यादा क्यों होती है?
एस कैरेक्टर ज्यादा होते हैं। तो फिर तो जरा देखो, यहां पर एस कैरेक्टर आएंगे एसपी, अरे एसपी आएगा, और यहां पर sp2, और इनमें तो फिर कहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल sp, तो फिर तो sp के आधार पर इसको रखो सबसे आगे, सही है अल्फा। फिर आएगा sp2 के आधार पर डेल्टा, ये दोनों तो sp3 है, तो फिर अब दोनों क्या मैं कह सकता हूं, दोनों में चार्जन एटम तो सेम हो गया। अब चार्जन एटम सेम है तो फिर क्या देखें, चार्जन एटम सेम है तो फिर क्या देखना पड़ेगा। देखो सीक्वेंस को माइंड में रखोगे तो क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। चार्ज ऑन एटम जब सेम मिलता है तो फिर हम तुलना किस आधार पर करते हैं, बोलो डीएनपी। चार्ज ऑन एटम सेम होता है तो डीएनपी लगा देते हैं सीधा। अरे आई इफेक्ट लगाते हैं पहले तो, वो तो आई इफेक्ट जब सेम होता है तो डीएनपी। सेम वर्ड याद रहा बस, क्या सेम है कुछ पता ही नहीं। अरे अगर चार्ज ऑन एटम सेम होता है तो फिर क्या देखते हैं, फिर आई इफेक्ट देखते हैं ना। अब जरा बताओ, इस नेगेटिव चार्ज वाले ग्रुप, इस बीटा पर नेगेटिव चार्ज, गामा पर नेगेटिव चार्ज, ऐसा करते हैं, क्या मैं कह सकता हूं बीटा इस ग्रुप के पास है और गामा इसके पास है, इसका इफेक्ट बोलो प्लस आई या माइनस आई, और इसका दोनों का माइनस आई, इसका मतलब तो फिर दोनों का माइनस आई इफेक्ट है। चलो ये भी तुलना कर लेते हैं, माइनस आई किसका कम किसका ज्यादा, क्योंकि अगर आई इफेक्ट सेम है तो डीएनपी पे जाना ही पड़ेगा फिर तो। चलो दोनों में बताओ माइनस आई किसका ज्यादा, लेफ्ट वाले का ग्रुप है या राइट वाले ग्रुप का, लेफ्ट वाले ग्रुप का, बिल्कुल सही। इसका माइनस आई मोर और इसका माइनस आई लेस। अब जरा बताओ नेगेटिव चार्ज का किसके पास होना अच्छा है, मोर माइनस आई या लेस माइनस आई, मोर माइनस आई, तो फिर तो बीटा इसके पास है, तो फिर बीटा ज्यादा स्टेबल होगा। सही, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, बोलो 4321 4231, अच्छा 4123 1243 2314 2134। कोई नहीं, कोई टेंशन मत लो, जगह बहुत है अपने पास, ये बढ़ जाएगा तो यहां लिख देंगे, टेंशन मत लो। और बोलो 1234 1423 1443। अरे ऐसा कैसा आंसर हुआ, 1443 कैसा आंसर हुआ ये, 2 बार 4, भी पूरा अत्याचार कर रहे हो उसमें। हाँ भाई, और 1.2, अरे भाई क्वेश्चन नंबर लिखा करो, पता ही नहीं चलता है कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया है आपने। नितिन, दिनेश, दिनेश आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 का, 1234। हाँ भाई, और कोई इससे अलग है क्या कोई आंसर, चलिए आप ध्यान देना, सुनिए इसमें। देखो जैसा मैंने आपसे कहा, सबसे पहले हमें देखना होता है चार्ज ऑन एटम, और यहां पर ध्यान देना चार्ज ऑन एटम में डिफरेंस है। यहां नेगेटिव चार्ज कार्बन पर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, एटम ही अलग अलग है, और एटम्स अगर अलग अलग होंगे तो आई इफेक्ट नहीं सोचना है। कुछ स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं, फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसका तो माइनस आई होता है, माइनस आई तो स्थायित्व को बढ़ाता है, जबकि बाकी सब में प्लस आई है, इसीलिए 1 को सबसे आगे कर दो, ये गलत है। अरे 1 वालों, पहले चार्ज ऑन एटम को सोचना पड़ेगा, फिर आई इफेक्ट पर आना पड़ेगा। क्या समझ आ रही बात है, अब आप ध्यान देना। अच्छा देखो, चार्ज ऑन एटम यहां पर अलग अलग है, मतलब जिन एटम पर नेगेटिव चार्ज है उन परमाणुओं में ही अंतर है। तो अगर चार्ज ऑन एटम डिफरेंट होता है तो किस आधार पर तुलना करते हैं हम, फिर हम क्या देखते हैं। देखो अब ध्यान देना, अब सुनना है इस बात को, यहां पर कुछ स्टूडेंट इसमें कई बार मिस्टेक करते हैं। हो सकता है कुछ स्टूडेंट ने इसमें सेकंड को सबसे आगे रखा हो, ये सोच करके कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, ईएन ज्यादा है, कुछ स्टूडेंट ने रखा होगा सेकंड को आगे। इस बात को समझना, देखो अगर चार्ज ऑन एटम डिफरेंट है तो तुलना हमेशा ईएन के आधार पर होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर तुलना ईएन के आधार पर होती तो मैं चार्ज ऑन एटम लाइन बोलता ही नहीं, मैं तो फिर सीधा यही बोलता, पहले ईएन देखो बाद में आई इफेक्ट देखो। अब ये मत करना सर अभी तक ईएन ही तो देखते आ रहे थे, ठीक है, वो अभी तक ईएन वाला ही कंसेप्ट अप्लाई हो पा रहा था, इसलिए हमने वही देखा। लेकिन मैंने आपको ये कभी भी स्टेटमेंट नहीं दिया होगा कि आई इफेक्ट से पहले ईएन देखते हैं, ऐसा मैंने बोला ही नहीं। मैंने आपको बोला आई इफेक्ट से पहले
चार्जोन एटम देखते हैं। क्वेश्चन है ईएन क्यों नहीं बोला, क्योंकि अगर चार्जोन एटम अलग अलग हो, मतलब अलग अलग एटम पर अगर चार्ज हो, तो जरूरी नहीं तुलना ईएन के आधार पर होगी, वो तो देखना पड़ेगा वेरिएशन कैसा है। अब मैं आपको समझाता हूं, देखो इसमें नेगेटिव चार्ज अगर कार्बन पर है एक अनायन में, एक में नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन, एक में ऑक्सीजन, और मान लो नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन पर है, तो ध्यान देना यदि चार्जन एटम अलग अलग हैं और वो एटम अगर सेम पीरियड के हैं, समान आवर्त के हैं, तो सेम ईएन में तुलना का आधार होता है ईएन। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन पर है, फिर नेगेटिव चार्ज क्लोरीन पर है, ब्रोमीन और आयोडीन पर है, तो फिर यहां पर तुलना का आधार ग्रुप में, वर्ग में, यस, तुलना का आधार ईएन नहीं, फिर यहां पर तुलना का आधार आता है साइज। क्या समझ आ रही बात है? तो इसका मतलब अगर अलग अलग परमाणु पर नेगेटिव चार्ज आपको मिल रहा है, ये केवल नेगेटिव चार्ज की बात नहीं, पॉजिटिव के लिए भी सेम कंसेप्ट है, मतलब चार्ज अगर अलग अलग परमाणु पर है, तो क्या ये फिक्स है क्या तुलना का आधार हमेशा ईएन होगा? कोई जरूरी नहीं है, तुलना का आधार ईएन भी हो सकता है और साइज भी हो सकता है। देखना पड़ेगा वो एटम्स जो हैं वो समान आवर्त के हैं या समान ग्रुप के हैं, वर्ग के हैं। अब आप देखो आवर्त में अगर बात की जाए तो ईएन बढ़ती है, और मोर ईएन पर नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है, तो आप कह सकते हैं ईएन बढ़ने के साथ में रेनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन डाउन द ग्रुप अगर बात की जाए तो तुलना का आधार साइज है। डाउन द ग्रुप साइज बोलिए बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। और साइज अगर बढ़ेगी तो हम कह सकते हैं आवेश घनत्व, चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा या कम होगा? कम हो जाएगा ना। साइज अगर बढ़ेगी तो चार्ज फैल जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा। भाई देखो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, क्लोरीन का उससे बड़ा, ब्रोमीन का और बड़ा, आयोडीन का और बड़ा। सब में क्या मैं कह सकता हूं नेगेटिव चार्ज तो -1, सब में नेट चार्ज तो बराबर ही है ना -1। लेकिन वो माइनस चार्ज एक तो इतने एरिया में हो, मान लो ये पूरा भरा हुआ है, अब इतना ही नेगेटिव चार्ज अगर मैं बड़ी साइज में रखूंगा तो वो चार्ज अब फैल जाएगा इसमें, और बड़ी साइज में चार्ज और फैल जाएगा, और यहां पर चार्ज और फैल जाएगा, तो डेंसिटी कम होती जाएगी ना, घनत्व कम होता जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो चार्ज डेंसिटी यहां पर आप कह सकते हैं कम हो रही है, और आवेश घनत्व अगर कम होगा तो फिर तो स्थायित्व बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। चार्ज डेंसिटी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। इसका मतलब देखो ऋणायन के अगर आप स्थायित्व की तुलना करें तो आवर्त में और वर्ग में ऑर्डर सेम आता है। आवर्त में भी बढ़ रहा है स्थायित्व, और वर्ग में बढ़ रहा है, ग्रुप में बढ़ रहा है, लेकिन तुलना का आधार अलग अलग है। आवर्त में पीरियड में हम तुलना करते हैं ईएन के आधार पर, जबकि ग्रुप में हम तुलना करते हैं साइज के आधार पर। अब जरा सोचिए जो क्वेश्चन आपको दिया है उसमें जरा बताओ पहले में नेगेटिव चार्ज कहां पर है? फर्स्ट में नेगेटिव चार्ज देखो कहां पर है, कार्बन पर, ये रहा कार्बन। सेकंड में ये रहा ऑक्सीजन। थर्ड में नाइट्रोजन। इसका मतलब ये तो आवर्त में आ गए, तो इनमें तो तुलना किस आधार पर करेंगे? ईएन के आधार पर। फोर्थ में सल्फर, तो फिर ऑक्सीजन सल्फर वो ग्रुप में जाएगा। अरे समझ आ रही बात है? तो जरा बताओ कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में तुलना का आधार क्या होगा? ईएन। तो फिर बताओ ईएन किसकी ज्यादा, मतलब O पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा N पर नेगेटिव चार्ज से, और N पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा C पर नेगेटिव चार्ज से। ये समझ आ रहा है क्या? अच्छा बताओ ऑक्सीजन सल्फर में तुलना कैसे करेंगे? साइज, किस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल? सल्फर पर। तो फिर ये आ गया आएगा। अब अरेंज कर लो ऑर्डर क्या आ रहा है। 4231 आंसर आएगा। 4231 ये इसका सही आंसर है। ये सही आंसर है 4231। और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलिए क्या बोल रहे हैं? एक्वस मीडियम में क्या फ्लोरीन ज्यादा स्टेबल होगा? किसकी तुलना में बात कर रहे हैं? डाउन द ग्रुप। देखो वो फिर कंसेप्ट अलग उस पर जाता है। एक्चुअली दो कंसेप्ट चलते हैं, मैं आपको बताऊं, आगे पढ़ेंगे हम, बेस स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी। वहां पर वो डिफरेंस आएगा फिर आपका, वो हम पढ़ेंगे आगे।
एक्वस कंडीशन, तो एक्वस कंडीशन में तो देखो इसका सबसे ज्यादा सॉल्वेशन होगा, इसका सॉल्वेशन सबसे कम होगा, सबसे कम होगा तो ये रिएक्टिव सबसे ज्यादा होगा, रिएक्टिव सबसे ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी, वो ऑर्डर अलग आएगा फिर उसमें। ठीक है, वो अलग कंडीशन चलती है एक्चुअली, वो बेस स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी, उसमें दो कंसेप्ट चलते हैं, एक तो रेट कांस्टेंट और एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अभी उसकी बात नहीं करें, पढ़ेंगे आगे, अभी कंफ्यूज हो जाओगे, अभी इसको बोलूंगा तो मैं भी। यहाँ एक्चुअली जो हम बात करते हैं वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, वो फिर रेट कांस्टेंट के अकॉर्डिंग ऑर्डर चेंज हो जाएगा उसमें। ठीक है, भी कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नितिन 213, हिमांशु 213, बोलिए 213, 123, 132, 123, 213, 123, 213, 123, 213। चलिए आप ध्यान देना, पहले इस क्वेश्चन का आंसर लिखता हूं मैं, इस क्वेश्चन का आंसर है सही 123, और इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट मार्क करना, क्योंकि अगर आप जनरल कंसेप्ट से कंपेयर करोगे, जनरल कंसेप्ट से अगर कंपेयर करोगे तो आपका आंसर अलग आएगा। ठीक है, वो 2 को सबसे आगे रखने का रीजन ही वही है कि आप इसमें जनरल कंसेप्ट के आधार पर तुलना कर रहे हैं, उसके आधार पर 2 सबसे आगे दिखेगा आपको, ये बात सही है। लेकिन देखो इसमें चेंज क्या हुआ है, क्या यहां पर ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से आंसर में 2 आगे ना आकर के 1 आ गया है? सुनिए, देखो पहले मैं जनरल बात करता हूं, तो सबसे पहले हम देखते हैं चार्जोन एटम, चार्जोन एटम सब में देखो सेम है, तो फिर हम देखते हैं आई इफेक्ट, और आई इफेक्ट में ध्यान देना ओ आर ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करता है, तो ओ आर ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट होता है, यहां भी देखेंगे तो ओ आर ग्रुप है, इसका भी माइनस आई। पहले मैं 1 2 की तुलना कर लेता हूं, अब दोनों में माइनस आई इफेक्ट है, जब आई इफेक्ट का टाइप सेम होता है तो हमने कहा डीएनपी रूल चेक करेंगे, और डीएनपी रूल के अकॉर्डिंग यहां पर माइनस आई ग्रुप नंबर 2 पर है, जबकि यहां तो माइनस आई ग्रुप सीधे 1 पर ही जुड़ा हुआ है, तो फिर तो इसमें माइनस आई ज्यादा है। फिर तो अगर आप माइनस आई की बात करोगे तो नो डाउट माइनस आई इसमें ज्यादा है, और यहां पर माइनस आई कम है, और माइनस आई ज्यादा होने के आधार पर फिर तो सेकंड फर्स्ट से ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन हमने 1 को आगे रखा है, उसका कारण है, जरा देखो दोनों में नो डाउट आई इफेक्ट के आधार पर तुलना करोगे तो सेकंड आगे आना चाहिए, क्योंकि इसमें माइनस आई ग्रुप क्लोज आ चुका है, पास आ चुका है। लेकिन आप ध्यान देना, ये माइनस आई ग्रुप पास आ तो रहा है, लेकिन अपने साथ में एक प्रॉब्लम को लेकर आ रहा है, और वो प्रॉब्लम है ऑक्सीजन का लोन पेयर। जरा ध्यान देना, क्या हम बात कर सकते हैं ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, और अगर ये कार्बन ऋणावेशित है, कार्बन अगर ऋणावेशित है तो ऋणावेशित कार्बन के पास भी तो एक लोन पेयर होगा, ये समझ में आ रहा है, ऋणावेशित कार्बन के पास भी लोन पेयर होगा, ये तो नहीं नेगेटिव चार्ज तो खुद ही लोन पेयर होता है, फिर ये लोन पेयर होता है, फिर एक और लोन पेयर, ये हो क्या रहा है? कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर, कितनों को लगता है ऐसा, नेगेटिव चार्ज का मतलब तो लोन पेयर होता है ऐसा? ईमानदारी से बताओ, क्योंकि एक दो नहीं बहुत सारों को लगता होगा नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर, आपको बचपन में ऐसा ही तो पढ़ाया जाता है, ऐसा ही पढ़ाया जाता है, नेगेटिव चार्ज है ना लोन पेयर, एक नेगेटिव मतलब 2 लोन पेयर या एक लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन, पेयर तो एक ही हुआ ना है? और एक दूसरे एग्जांपल से समझाऊं, जैसे आपकी शादी हो जाएगी मान लो, है? बोले अब आप कितने हो, बोले 2 पेयर हो चुके हम, 2 पेयर या एक पेयर, सोच ही रहे हैं अभी तो। चलिए इधर ध्यान दो, ठीक है, आप ध्यान देना, अजय इसको भी समझ लो, ये नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर होता है ऐसा जरूरी नहीं है, सुनिए इस बात को, लोन पेयर है तो जरूरी नहीं नेगेटिव चार्ज होगा, और नेगेटिव चार्ज है तो जरूरी नहीं लोन पेयर होगा ही, चेक करना पड़ेगा। और इसकी कैलकुलेशन मैं आपको देता हूं, देखो ये जो कैलकुलेशन मैं आपको दे रहा हूं, ये कैलकुलेशन बहुत और चीजों में भी काम आएगी, इस कैलकुलेशन को समझना, इससे आप लोन पेयर पता कर सकते हैं,
इससे आप वैकेंट ऑर्बिटल पता कर सकते हैं और इससे आप ऑक्टेट भी पता कर सकते हैं कि अष्टक पूर्ण है या नहीं है। और इसका बहुत कई बार बहुत टाइम मतलब मल्टीपल टाइम्स हम इसका यूज करेंगे, इसलिए इस कंसेप्ट को समझना अच्छे से, ये सभी को आना चाहिए। ठीक है, आप ध्यान देना। देखो जैसे मान लो मेरे पास CH3- है। अब मुझे चेक करना है कि इसके पास लोन पेयर है या नहीं है, यही चेक करना है ना भाई। माइनस का मतलब चेक करना है कि लोन पेयर है या नहीं है। अब मुझे बताओ, कार्बन जब उदासीन होता है तो उदासीन कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं बाह्यतम कोश में। अगर ऋणावेशित है तो कितना हो जाएगा? फिर भी 4 ही रहेगा। कौन है ये? न्यूट्रल में भी 4, नेगेटिव में भी 4, पॉजिटिव में भी 4। तो नेगेटिव पॉजिटिव से कुछ अंतर नहीं आ रहा है। अरे आवेश अंतर तो आएगा। जब मैं फिर से पूछ रहा हूं क्वेश्चन, अगर कार्बन उदासीन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है तो 5, एक बढ़ गया ना, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन लिया होगा उसने, 5 हो गए। 5 में से कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनने में यूज हो रहे हैं? ये देखो 5 में से कितने बॉन्ड बने, मतलब कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए इसमें? 3 बॉन्ड बना लिए। अगर कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए तो आप कह सकते हैं कार्बन के 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 तो बॉन्ड बनाने में यूज हो गए। तो फिर बाकी 2 इलेक्ट्रॉन कहां गए? जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर के रूप में, मतलब इसके पास एक लोन पेयर है। तो क्वेश्चन फिर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन के पास खुद के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। लेकिन दिख कितने रहे? 5, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन ये और एक लोन पेयर, एक एक्स्ट्रा है तभी तो वो नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अरे समझ आ रही बात है? अब ये मत कहना सर हम भी तो ये कह रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर होता है, आ गया ना लोन पेयर। NH3। नाइट्रोजन जब उदासीन होता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, उदासीन ही है, 5 होने चाहिए। 5 में से कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनने में यूज हो गए? अगर नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 बॉन्ड बनने में यूज हो गए तो बाकी 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, लोन पेयर है लेकिन नेगेटिव चार्ज नहीं है। अरे समझ आ रही बात है? एक और एग्जांपल देखो। बोरॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। कौन बोला 4? अरे 4 क्या लकी नंबर है क्या तुम्हारा? हर बार ही 4 बोल रहे हो। हाँ भाई, बोरॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। अरे 3 ही होंगे। चलिए, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब एक बढ़ेगा। 4, 4 में से कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनने में यूज हो रहे हैं? 4 हो गए। कोई लोन पेयर नहीं है लेकिन नेगेटिव चार्ज है। अरे कोई लोन पेयर नहीं है लेकिन नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर का ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है कि नेगेटिव चार्ज है तो लोन पेयर होगा ही, नहीं भी हो सकता है। और अगर लोन पेयर है तो नेगेटिव चार्ज होगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है, उदासीन भी हो सकता है। और जो आप कह रहे हैं वो भी हो सकता है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही क्या? अरे क्लियर है सभी को ये? तो देखो ऋणायन की अगर बात की जाए तो ऋणायन में आप कह सकते हैं कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है तो यस उसके पास लोन पेयर भी है। अब मैं यही बताना चाह रहा हूं, देखो अगर कार्बन के पास लोन पेयर है और ऐसे में अगर ऑक्सीजन जिसके पास लोन पेयर है वो भी इससे सीधे जुड़ जाए, दो लोन पेयर वाले परमाणु अगर आपस में सीधे जुड़ गए तो यहां पर लोन पेयर रिपल्शन आ जाएगा और ये रिपल्शन इस सिस्टम का स्थायित्व कम करने लगता है। इसका वेल नोन एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आपने पढ़ा होगा परोक्सिल लिंकेज जो होते हैं वो वीक होते हैं, लोन पेयर रिपल्शन, यही तो प्रॉब्लम है इनकी। क्या समझ आ रही बात है? तो ये लोन पेयर रिपल्शन के कारण ही हम बात करते हैं कि इसका स्थायित्व कम होने लगता है। और जरा देखो यही प्रॉब्लम थर्ड में भी है, यहां भी लोन पेयर रिपल्शन है, लेकिन ये प्रॉब्लम फर्स्ट में नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन जिसके पास लोन पेयर है और ऋणावेशित कार्बन जिसके पास लोन पेयर है वो डायरेक्ट जुड़े हुए नहीं है, बीच में कार्बन आ रहा है। तो लोन पेयर रिपल्शन प्रेजेंट होने के कारण सेकंड और थर्ड का स्थायित्व हुआ कम, फर्स्ट का स्थायित्व हुआ ज्यादा। ये समझ आ रहा है? अब 2 और 3 की अगर बात की जाए, क्या मैं कह सकता हूं दोनों में लोन पेयर रिपल्शन की प्रॉब्लम कॉमन है? तो फिर थर्ड में जरा देखो मिथाइल ग्रुप, ये प्लस आई और शो कर रहा है इसमें। पहले ही प्रॉब्लम है लोन पेयर रिपल्शन की, प्लस आई और आ गया। प्लस आई का होना कार्ब ऋणायन के स्थायित्व के लिए अच्छी बात या गंदी बात? बहुत गंदी बात है। तो फिर ये स्थायित्व को और कम कर देगा, इसलिए थर्ड और पीछे जाएगा। 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा रिपल्शन वाला पॉइंट एकदम माइंड में आता नहीं है, कोई बात नहीं, अभी गलत हुआ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे आप मिस्टेक रिपीट नहीं होना चाहिए, पता होना चाहिए कि अगर ऐसे लोन पेयर वाले एटम पास पास आ गए तो रिपल्शन के कारण स्थायित्व कम हो जाएगा। लिखिए।
अभी कंप्लीट। क्या बोला, क्या बोल रहे हैं? गर्मी लग रही है? कोई बात नहीं, तपो थोड़ा सा। बिल्कुल सही है नितिन, मिस्टेक्स हो जाए लेकिन आगे रिपीट नहीं करेंगे। यस, हाँ भी कंप्लीट। चलिए भाई, इसी के साथ में सेकंड एप्लीकेशन कंप्लीट। अब आप लिखें थर्ड एप्लीकेशन, और इसमें आप लिखें अम्लीय सामर्थ्यता की तुलना। एप्लीकेशन नंबर 3, अम्लीय सामर्थ्यता की तुलना। अब देखो, अम्लीय सामर्थ्यता की तुलना हम कैसे करेंगे वो तो हम डिस्कस कर लेंगे। पहले थोड़ा सा एसिड बेस क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। अम्ल क्षार वर्गीकरण, इसमें 3 तरह की थ्योरी आपने पढ़ी होगी। एक तो हम बात करते हैं अरेनियस कंसेप्ट, दूसरा हम बात करते हैं ब्रोंस्टन लोरी कंसेप्ट, और एक आपने पढ़ा होगा लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। अरे पढ़ा है? तो सबसे पहले आप बता सकते हैं अरेनियस कंसेप्ट के अनुसार एसिड बेस क्या होते हैं। अगर अरेनियस कंसेप्ट की बात करें तो एसिड बेस को कैसे डिफाइन करता है, क्या परिभाषा उसमें आती है? बिल्कुल सही है, जो जलीय विलयन में H+ देंगे वो एसिड है, और जलीय विलयन में जो हाइड्रोक्साइड आयन देंगे OH- वो बेस है। ध्यान देना, अरेनियस कंसेप्ट की अगर बात करें तो अरेनियस कंसेप्ट बात करता है एक्वस मीडियम में। एक्वस मीडियम में जो H+ देगा वो एसिड है, और जो OH- देगा वो बेस है। अच्छा, ब्रोंस्टन लोरी कंसेप्ट क्या बोलता है? ब्रोंस्टन लोरी कंसेप्ट वो H+ के आधार पर बात करता है, ठीक है, वो H+ थ्योरी पर काम करता है। जो H+ देगा डोनर वो एसिड है, और जो H+ लेगा एक्सेप्टर वो बेस है। ठीक है, ये एसिड बेस कंसेप्ट हुआ ब्रोंस्टन लोरी कंसेप्ट के अनुसार। और एक आता है लुईस एसिड बेस कंसेप्ट, वो किस पर आधारित है? लोन पेयर, वो लोन पेयर पर आधारित है। अगर बात की जाए लुईस एसिड बेस कंसेप्ट की, तो लुईस एसिड बेस कंसेप्ट लोन पेयर पर आधारित है। जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, लोन पेयर एक्सेप्टर वो एसिड है, और जो लोन पेयर देगा डोनर वो बेस है। तो ये हमारे पास एसिड बेस कंसेप्ट है। अब आप ध्यान देना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन तीनों कंसेप्ट में से हम यूज क्या करते हैं, किस आधार पर हम एसिड बेस की बात करते हैं, वो आप समझें। तो वो एसिड बेस में इन तीनों कंसेप्ट में से इसको तो हम सभी में आउट कर देते हैं, ये तो आउटडेटेड है। आउट क्यों कर देते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन है एक्वस मीडियम। ये अम्ल और क्षार को केवल एक्वस मीडियम में ही परिभाषित करता है। मतलब आप सोचिए कि जब एक्वस मीडियम में रिएक्शन होगी तभी एसिड बेस की बात होगी इसके अनुसार, अदरवाइज एसिड बेस की बात ही नहीं होगी। अब क्या ऐसा जरूरी है क्या कि हर रिएक्शन एक्वस मीडियम में ही हो? कोई जरूरी नहीं है। तो इसलिए फिर जब एक्वस मीडियम में रिएक्शन नहीं है तो इसका मतलब तब तो फिर एसिड बेस की बात ही नहीं हो पाएगी। तो इसमें तो सबसे बड़ी लिमिटेशन आती है एक्वस मीडियम की, इसीलिए हम इसको यूज ही नहीं करते हैं। जो मेन यूज होता है एसिड बेस कंसेप्ट में वो इन दोनों का यूज होता है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इन दोनों में से इस कंसेप्ट को यूज करते हैं, इसे यूज नहीं करते हैं। कारण क्या, उसका रीजन समझे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसे यूज नहीं करते हैं, वैसे ये ब्रॉडली यूज होता है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों नहीं? उसका कारण है क्योंकि ये एसिड बेस को डिफाइन करता है लोन पेयर देने और लेने के आधार पर। हमने इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लोन पेयर देने और लेने के लिए हमारे पास अलग उनकी टर्मिनोलॉजी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोन पेयर डोनर और एक्सेप्टर को अलग नाम देते हैं। आपने पढ़ा होगा, लोन पेयर डोनर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, और जो लोन पेयर एक्सेप्टर है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। अब क्योंकि लोन पेयर डोनर और एक्सेप्टर को हमने अलग से पहले से अलग नाम दिए हुए, क्या नाम दिए हुए? न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। ऐसे में आप सोचिए, अगर मैं एसिड बेस के लिए भी लोन पेयर की बात करूं
और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के लिए भी लोन पेयर की बात करो तो फिर एसिड बेस और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में कोई डिफरेंस ही नहीं बचेगा फिर तो। भाई एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हमारे अनुसार जो लोन पेयर डोनर है वो न्यूक्लियोफाइल है, और फिर हम एसिड बेस के लिए भी इसी कंसेप्ट को काम में लें तो फिर तो लोन पेयर डोनर बेस भी हो गया, फिर तो बेस और न्यूक्लियोफाइल में कोई डिफरेंस ही नहीं बचा। अरे समझ आ रही बात है? तो क्योंकि लोन पेयर देने और लेने के लिए हमारे पास अलग अपनी टर्मिनोलॉजी है, हम उनके लिए न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल टर्म्स यूज करते हैं, इसलिए हमने कहा भाई लोन पेयर देने लेने की बात मत करो, वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। तो अब बचता क्या है फिर हमारे पास? फिर एसिड बेस के लिए क्या बचता है? ये हमें यूज करना नहीं है, इसको हम यूज नहीं करना चाह रहे हैं। क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? क्योंकि ये एसिड बेस को किस आधार पर डिफाइन करता है? लोन पेयर के आधार पर, और लोन पेयर के आधार पर हम इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को पहले ही डिफाइन कर चुके हैं। तो फिर हम क्या कंसेप्ट काम में लें? फिर हमारे पास कंसेप्ट बचता है ब्रोंस्टेन-लोरी कंसेप्ट। इसीलिए ध्यान रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी एसिड बेस की बात होगी हमेशा ब्रोंस्टेन-लोरी कंसेप्ट की बात होगी। क्या कह रहे क्या? और ये बात मैं आज भी कर रहा हूं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लास्ट लेक्चर तक हम यही बात करेंगे। एसिड बेस मतलब ब्रोंस्टेन-लोरी कंसेप्ट। प्रोटॉन डोनर हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शन में अगर लोन पेयर देने लेने का काम कर रहा है, कोई अगर लोन पेयर देने लेने का प्रोसेस हो रहा है तो हम उनको एसिड बेस नहीं कहते हैं। हालांकि लोन पेयर देने लेने वाली प्रोसेस, उन रिएक्शंस को लुईस क्या बोलता है? एसिड बेस रिएक्शन बोलता है। लेकिन हम उनको एसिड बेस रिएक्शन नहीं बोलते हैं, हम उनको इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बोलते हैं। मतलब नाभिक स्नेह अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रॉन स्नेह अभिक्रियाएं बोलते हैं। हम एसिड बेस कब कहेंगे? किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को हम एसिड बेस कब कहेंगे? जब उसमें लोन पेयर नहीं, किसकी बात हो? प्रोटॉन की बात हो। प्रोटॉन देने लेने का काम कर रहे हो रहा है, मतलब एसिड बेस रिएक्शन है हमारे लिए। क्या बात समझ में आ रही क्या? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड बेस के लिए हम क्या थ्योरी काम में लेंगे, क्या कंसेप्ट काम में लेंगे? ब्रोंस्टेन-लोरी कंसेप्ट। और ब्रोंस्टेन-लोरी कंसेप्ट के अनुसार एसिड कौन? जो H+ देगा वो एसिड है, और बेस कौन? जो H+ लेगा। क्या बात क्लियर है क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड बेस का मतलब प्रोटॉन की बात होगी। ये क्लियर है यहां तक? अब क्योंकि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड बेस की बात करना है तो हमें यह कंसेप्ट काम में लेना होगा, तो फिर तो तुलना का आधार भी यही होगा। तो इसी के आसपास हम बात करेंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं आपको और बताता हूं, आपने सभी ने पढ़ा हुआ होगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि एप्लीकेशन आपको समझ में आएगी। ये आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई एक तो हम कह रहे हैं कि प्रोटॉन डोनर एसिड है, प्रोटॉन डोनर इज एसिड, और प्रोटॉन एक्सेप्टर इज बेस। तो फिर क्या मैं कह सकता हूं, अगर प्रोटॉन देना एसिडिक नेचर है और प्रोटॉन लेना अगर बेसिक नेचर है, तो फिर तो प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी, क्या मैं कह सकता हूं, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा। और जिस बेस में प्रोटॉन लेने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, तो क्योंकि प्रोटॉन लेना मतलब बेसिक नेचर है, तो प्रोटॉन लेने की प्रवृत्ति जितनी ज्यादा होगी वो बेस उतना अच्छा होगा। ये बात समझ में आ रही है? अब देखो, ये तो एक कंसेप्ट हुआ। दूसरा आपने ये भी पढ़ा होगा कि जब भी कोई एसिड प्रोटॉन देता है तो उसका बचा हुआ भाग हमेशा बेस की तरह काम करता है। ऐसा पढ़ा है क्या? चलो मैं आपको बताता हूं। संयुग्मी अम्ल क्षार पढ़ा होगा आपने, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, वो यही तो है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। देखो, हम ये कह रहे हैं कि कोई भी एसिड जब प्रोटॉन देता है तो उसका बचा हुआ भाग हमेशा बेस की तरह बिहेव करता है। कैसे? मान लो हमारे पास एसिड है Ha, ये मान लेते हैं एसिड है। अब अगर ये एसिड है तो एसिड क्या करेगा? प्रोटॉन देगा या प्रोटॉन लेगा? प्रोटॉन देगा। इसका मतलब ये अगर एसिड है मतलब ये प्रोटॉन देगा। अच्छा, प्रोटॉन देने का मतलब क्या है? प्रोटॉन देने का मतलब है यौगिक से H का प्लस के फॉर्म में निकलना। H+ को ही प्रोटॉन बोलते हैं ना। तो अगर यहां से हाइड्रोजन H+ के रूप में निकले तो फिर हम कहेंगे ये प्रोटॉन दे रहा है, मतलब ये एसिड है। और यहां से हाइड्रोजन H+ के रूप में निकले, क्या मैं कह सकता हूं, उसके लिए सबसे पहले तो इस बॉन्ड का ब्रेक होना जरूरी है। अरे बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो H निकलेगा ऐसे। अच्छा बताओ, अगर हम चाहते हैं कि H+ के रूप में निकले, तो बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? H की ओर या A की ओर? A की ओर, क्योंकि इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन किसके? दोनों H के, दोनों A के, या दोनों का एक एक? दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन A के पास चले जाएं तो फिर आप कह सकते हैं इसका मतलब H अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, क्योंकि बॉन्ड में H का इलेक्ट्रॉन भी तो है। अगर वो इलेक्ट्रॉन भी A के पास चला जाए मतलब हम कह सकते हैं यहां पर H अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। और अगर कौन है? कोई तो है, चलो छोड़ो। तो आप देखो, यहां पर हम बात कर सकते हैं कि H ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो फिर दोनों इलेक्ट्रॉन गए A के पास। इसका मतलब A ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और H ने इलेक्ट्रॉन लूज किया। H ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, जब उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो बनेगा प्लस। अच्छा, A ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? एक या दो? एक, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड में इसका खुद का भी है ना।
H वाला एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला, जब उदासीन परमाणु को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा उस पर। क्या बात समझ में आ रही है? इसका मतलब आप कह सकते हैं यहां से H प्लस के फॉर्म में निकला है, मतलब ये एसिड है। अब मेरा यह कहना है कि जब किसी कंपाउंड से H प्लस के फॉर्म में निकलता है तो उसका बचा हुआ भाग, मतलब ये हमेशा बेस की तरह काम करेगा। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, उसका रीजन आप समझें। देखो, ब्रोंस्टेड कंसेप्ट के अनुसार हमने कहा जो प्रोटॉन लेगा वो बेस है। अब मान लो कोई बी स्पीशीज, कोई मॉलिक्यूल हमें आकर ये कहे कि मैं बेस हूं, तो हम कहेंगे भाई अगर आप बेस हो तो प्रूव करो। ये कहेगा प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो हम कहेंगे ऐसा करो, आप प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लो तो हम आपको बेस मान लेंगे। अब बी को हमने एक टारगेट दिया है कि अगर आप प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम आपको बेस बोल देंगे। प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का मतलब, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है? प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बनाना। अगर बी प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बना लेता है मतलब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो हम इसे बेस कहेंगे। अब जरा सोचिए, बी को अगर प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बनाना है तो बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? अरे बोलो, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या 2 इलेक्ट्रॉन में H प्लस कुछ हेल्प कर पाएगा? क्या H प्लस इलेक्ट्रॉन का कोई योगदान दे पाएगा? नो, उसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो बी अगर H प्लस के पास जाकर यह कहे कि मुझे आपके साथ बॉन्ड बनाना है तो H प्लस कहेगा बना लो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बॉन्ड बनाने में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करूंगा, मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब बॉन्ड बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास होने चाहिए? बी के पास, मतलब बी के पास लोन पेयर होना चाहिए। अरे समझ आ रही बात? ये देने योग्य इलेक्ट्रॉन अगर ये इसके पास लोन पेयर है तो फिर हम कह सकते हैं अगर इसके पास लोन पेयर है तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर देकर के इस H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, और उस कंडीशन में फिर हम इसे कहेंगे बेस। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? आप सोचिए, अगर CH4 आकर हमें यह कहे कि भाई मैं बेस हूं तो हम कहेंगे ठीक है आप प्रोटॉन एक्सेप्ट करो। क्या प्रोटॉन एक्सेप्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, इसके पास कोई लोन पेयर ही नहीं है। अरे लोन पेयर कहां है इसके पास? कार्बन के पास, उदासीन कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 में से कितने बॉन्ड बनने में यूज हो गए? 4 हो गए, तो इलेक्ट्रॉन कोई लोन पेयर नहीं है। लेकिन अमोनिया आकर हमें कहे कि मैं बेस हूं तो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास लोन पेयर है, वो लोन पेयर देकर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। क्या बात समझ में आ रही क्या? तो हम कह सकते हैं जिसके पास लोन पेयर है हम उसे बेस मान लेंगे, क्योंकि लोन पेयर अगर उसके पास है तो वो अपना लोन पेयर देकर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर पाएगा और उस कंडीशन में हम उसको बेस कहेंगे। अब मेरा ये मानना है, मैंने रिमेनिंग पार्ट को, मैंने कहा किसी कंपाउंड से H प्लस निकलेगा तो बचे हुए भाग को हम हमेशा बेस कहेंगे। वो क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप सोच के देखिए कि जब भी H प्लस निकलेगा बचे हुए भाग के पास हमेशा एक लोन पेयर आएगा। कैसे आएगा लोन पेयर? H प्लस निकलेगा तो बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? ए के पास। एक जाएगा, दोनों जाएंगे, दोनों जाएंगे तो मतलब लोन पेयर आ गया ना। तो जब भी किसी कंपाउंड से H प्लस निकलेगा तो क्या मैं कह सकता हूं अगर H प्लस निकलेगा तो पक्का है बचे हुए भाग के पास लोन पेयर आएगा, और अगर लोन पेयर आएगा तो उसी लोन पेयर को देकर वो वापस प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, और अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है मतलब किसकी तरह बिहेव करेगा? बेस की तरह। तो ध्यान रखना, जब भी किसी कंपाउंड से H प्लस निकलेगा बचा हुआ भाग हमेशा बेस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि वो प्रोटॉन को री एक्सेप्ट कर सकता है, और वापस अगर इसमें प्रोटॉन जुड़ा तो प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। तभी तो हम बोलते हैं ब्रोंस्टेड एसिड बेस रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। अरे समझ आ रही बात है? तो अब आप ध्यान देना, ये अगर एसिड है तो बचा हुआ भाग बेस है। आपने ये भी पढ़ा होगा ब्रोंस्टेड कंसेप्ट के अनुसार, अगर एक एसिड और बेस में एक प्रोटॉन का अंतर है, एक एसिड और बेस में एक प्रोटॉन का अंतर है, तो हम उनको बोलते हैं संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं ऐसा। मतलब आप देखो, इन दोनों में क्या मैं कह सकता हूं एक H प्लस का ही तो अंतर है, HA और A माइनस में एक H प्लस का ही तो अंतर है, तो ये आपस में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गए। मतलब इसको अगर आप एसिड कह रहे हैं तो इसको कह सकते हैं कि ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। और इसे ऐसा जरूरी नहीं कि कॉन्जुगेट वर्ड इसी के लिए यूज होगा, अगर आप इसको बेस कह रहे हैं तो आप कह सकते हैं ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है। कॉन्जुगेट वर्ड किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, मतलब ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है आपस में, क्योंकि इन दोनों में एक प्रोटॉन का अंतर है। अरे कुछ बात समझ में आ रही है? क्या मैं कह सकता हूं H2O एंड O-2 कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है? अरे है या नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें 2 प्रोटॉन का अंतर आ रहा है। ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं है, ये एसिड और बेस तो है लेकिन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं है। तो बता सकते हैं फिर H2O का अगर मैं कॉन्जुगेट बेस पूछूं तो क्या होगा? जिसमें से एक H प्लस निकालो तो आएगा OH माइनस, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। और क्या मैं कह सकता हूं ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है और ये भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है? अरे इनमें भी तो एक H प्लस का अंतर है, लेकिन ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं है क्योंकि इनमें 2 प्रोटॉन का अंतर है। अरे कुछ बात समझ में आ रही है? तो जब एक एसिड और बेस में एक प्रोटॉन का अंतर हो
तो उस युग्म को आप बोल सकते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो फिर आपने ये भी पढ़ा होगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है वीक होता है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है वीक होता है? वीक होता है। उल्टा, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस हमेशा वीक होगा, और इस बात को हम प्रूव भी कर सकते हैं। ध्यान देना, मेरा कहना है कि एक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, अगर आप उसको कॉन्जुगेट बेस की बेस स्ट्रेंथ से रिलेट करोगे, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेस स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेस आएगा। मतलब एक स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस हमेशा वीक होता है, इनवर्स रिलेशन आता है इसमें हमेशा। ठीक है, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस पक्का वीक होगा, और अगर आप कह रहे हैं कि अगर कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग हुआ तो उसका एसिड वीक एसिड होगा। फिर उल्टा इनवर्स रिलेशन चलता है। कैसे, जरा इस बात को समझते हैं। हमने कहा अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा। कैसे वीक होगा, जरा इस बात को समझना। अच्छा, एक बात बता सकते हैं, या चलो उसको बाद में बात करते हैं, पहले मैं इसको कंप्लीट करता हूं। क्या मैं ये कह सकता हूं एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के होता है? अरे एसिडिक कोएफिशिएंट, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। जरा बता सकते हैं इसके लिए के लिए एक्सप्रेशन क्या आएगा? अरे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर मैं लिखूंगा तो क्या आएगा इसके लिए एक्सप्रेशन? ऐसा पढ़ा है क्या? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ऐसा पढ़ा है क्या? पढ़ते ना, केसी वगैरह भी तो पढ़ते हैं आप ऐसे। तो ध्यान देना, इसका मतलब के लिए अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा तो ए नेगेटिव की कंसंट्रेशन, एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अपॉन प्रोडक्ट रिएक्टेंट एच ए की कंसंट्रेशन। अब ये डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब जितना के की वैल्यू ज्यादा होगी आप कह सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। अब आप मुझे बताएं, के की वैल्यू ज्यादा हो, के की वैल्यू ज्यादा हो, क्या मैं कह सकता हूं उसके लिए इन दोनों की कंसंट्रेशन तो हाई होनी चाहिए और इसकी कंसंट्रेशन लो होनी चाहिए, तभी तो के ज्यादा आएगा। अरे समझ आ रही बात ये? अब क्या मैं कह सकता हूं इन दोनों की कंसंट्रेशन हाई हो, उसके लिए फॉरवर्ड प्रोसेस फास्ट होना चाहिए। अरे ये ज्यादा होगा तभी तो ये ज्यादा बनेंगे, और ये हम चाहते हैं कम हो, तो इसका मतलब बैकवर्ड प्रोसेस क्या होना चाहिए? स्लो होना चाहिए। क्या समझ आ रही बात है? अगर फॉरवर्ड प्रोसेस ज्यादा होगा मतलब ये ज्यादा मात्रा में बनेंगे, और बैकवर्ड प्रोसेस कम स्लो होगा मतलब एच ए कम रहेगा। ये ज्यादा ये कम तो के ज्यादा, और के ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। क्या बात समझ में आ रही है? अब आप सोचिए, अगर फॉरवर्ड प्रोसेस फास्ट है मतलब इस एसिड में प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति ज्यादा है, और प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति ज्यादा है मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अगर बैकवर्ड प्रोसेस स्लो है इसका मतलब इस बेस में प्रोटॉन एक्सेप्ट करके वापस जाने की प्रवृत्ति कम है। अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम है मतलब ये वीक कॉन्जुगेट बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस हमेशा वीक होगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेस स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेस। क्या समझ आ रही बात है? अगर आप कॉन्जुगेट बेस के बेस स्ट्रेंथ का क्रम लिखें, मेरे क्वेश्चन का आंसर देना। मान लो 4 कॉन्जुगेट बेस आपको दिए हुए हैं और उनके आप बेस स्ट्रेंथ का क्रम लिखें, तो उनके अम्लों की अम्लीय सामर्थ्यता का क्रम क्या आएगा? सेम होगा या उल्टा हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा ना, व्युत्क्रमानुपाती है ना, इनवर्स रिलेशन है। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? वीक होगा। तो मतलब जो बेस कॉन्जुगेट बेस सबसे वीक होगा उसका एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इनवर्स रिलेशन है। अच्छा बता सकते हैं अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ को कॉन्जुगेट बेस की बेस स्ट्रेंथ से रिलेट करता हूं तो हमने कहा इनवर्स रिलेशन आ रहा है। लेकिन अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ को कॉन्जुगेट बेस के स्थायित्व से रिलेट करूं, तो इसका संबंध स्थायित्व के साथ बनाना है, कॉन्जुगेट बेस का स्थायित्व, तो रिलेशन क्या आएगा? मेरा क्वेश्चन सुन लें अच्छे से। मुझे अम्लीय सामर्थ्यता को संयुग्मी क्षार की क्षारीय सामर्थ्यता नहीं, इसके स्थायित्व से रिलेट करना है, तो क्या रिलेशन आएगा? डायरेक्ट रिलेशन आएगा। कैसे, इस बात को समझते हैं। अच्छा उसके लिए एक आंसर दो, बेस कौन सा अच्छा है, जो रिएक्टिव होगा या जो स्टेबल होगा? कौन सा बेस अच्छा होगा, रिएक्टिव या स्टेबल? रिएक्टिव, स्टेबल या रिएक्टिव? रिएक्टिव। नहीं, मैं तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बेस कौन सा अच्छा होगा, जो रिएक्टिव होगा या जो स्टेबल होगा? बेस वो अच्छा होगा जो रिएक्टिव होगा। अच्छा बेस हम किसे बोल रहे हैं? हम बेस किसे बोल रहे हैं? ब्रोंस्टेलोरी कंसेप्ट के अनुसार बेस कौन है? जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, जो प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा वही तो बेस है। क्या मैं कह सकता हूं ये बेस जितना प्रोटॉन के साथ फास्ट बॉन्ड बनाएगा ये बेस उतना अच्छा होगा? अरे समझ में आ रही बात है?
मतलब ये प्रोटॉन जितना फास्ट एक्सेप्ट करेगा, आप कह सकते हैं बेस उतना अच्छा होगा। प्रोटॉन फास्ट एक्सेप्ट करने का मतलब रिएक्टिव होगा ना, तो ये बेस जितना जल्दी H प्लस के साथ में रिएक्शन करेगा, ये बेस उतना अच्छा कहलाएगा। तो बेस तो वही अच्छा है जो रिएक्टिव हो। क्यों? ताकि वो जल्दी से जल्दी H प्लस के साथ रिएक्शन करके उसके साथ बॉन्ड बना ले, क्योंकि अगर वो H प्लस के साथ बॉन्ड बनाएगा तभी हम उसे बेस कहेंगे। जितना जल्दी बॉन्ड बनाएगा उतना अच्छा बेस हम उसे कहेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो बेस तो वही अच्छा है जो रिएक्टिव हो। इसका मतलब आप सोचिए, अगर ये बेस वीक है, मतलब इसकी रिएक्टिविटी, अरे बोलो, अगर बेस वीक है मतलब इसकी रिएक्टिविटी क्या है? कम है ना। अरे स्लो रिएक्ट कर रहा है ना। अगर इसकी रिएक्टिविटी कम है तो फिर इसकी स्टेबिलिटी, बोलो, ज्यादा होगी। आप सोचिए ना, बेस अगर वीक है, बेस अगर वीक है तो इसका मतलब वो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, वो स्टेबल है, जल्दी रिएक्ट नहीं कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तभी तो हमने उसको वीक वीक बोला है। अगर वो रिएक्टिव होता, जल्दी से रिएक्ट करता, तो फिर वो वीक थोड़ी होता, फिर तो अच्छा होता वो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब जरा मुझे बताओ, कॉन्जुगेट बेस, इसको मैं अगर स्टेबिलिटी से रिलेट करूं, अगर बेस स्ट्रेंथ को मैं स्टेबिलिटी से रिलेट करूं तो क्या रिलेशन आ रहा है? बेस कौन सा अच्छा, जो कम स्टेबल हो या जो ज्यादा स्टेबल हो? बेस, आराम से सोच के आंसर दो। बेस कौन सा अच्छा है, जो ज्यादा स्टेबल होगा या जो कम स्टेबल होगा? जो कम स्टेबल होगा वो बेस अच्छा है, क्योंकि स्टेबल कम होगा तो क्रियाशील ज्यादा होगा ना, और जो क्रियाशील बेस है वही बेस अच्छा है। तो बताओ, बेस और स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन है? बेस स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन है? व्युत्क्रमानुपाती या समानुपाती? व्युत्क्रमानुपाती। तो बेस स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी में व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। अब देखो, अगर बेस स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी में व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है, और एसिडिक स्ट्रेंथ और कॉन्जुगेट बेस में भी व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है, तो इन दोनों में समानुपाती का रिलेशन आ जाएगा ना। फिर ध्यान देना, वही एसिड अच्छा होगा जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा। एसिड कौन सा अच्छा होगा? जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और यही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसका आगे हम क्वेश्चन करने में यूज करेंगे। इसको समझना है अपने को अच्छे से, और ये मैं आपको दो तीन तरीके से समझाऊंगा, ताकि कोई एक तरीके से तो समझ में आ ही जाए आपको। ठीक है, आप ध्यान देना, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, और इसको रटना नहीं है, देखो रटोगे तो फंस जाओगे आगे। हमें ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ को हमने कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों बोला। अब पहले तो इसको एक तरीके से ऐसे समझो, आप मुझे क्वेश्चन का आंसर देते जाओ, अगर आप आंसर दोगे तो अपने आप इसको रिलेशन आपको समझ में आ जाएगा। कॉन्जुगेट बेस की अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है, अगर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो हमने कहा उसका एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्यों? कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी अगर ज्यादा है मतलब उसकी प्रोटॉन के साथ में रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम है। स्टेबिलिटी अगर ज्यादा है मतलब इसकी रिएक्टिविटी कम है, प्रोटॉन के साथ में रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम है, मतलब क्या मैं कह सकता हूं, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम है। और अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम है मतलब वो वीक बेस होगा, और बेस अगर वीक होगा तो उसका एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा ना। क्या बात समझ में आ रही है क्या? पहले तो ऐसा करो, ये कंसेप्ट लिखो, ये आई थिंक लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये आप जानते हैं। आप तो इस कंसेप्ट को लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये क्वेश्चन यहीं से करेंगे हम।
अभी ये कंप्लीट। चलिए अब देखो, इसको एक जनरल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। हमने कहा वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है ना। कैसे इस बात को समझते हैं, देखो मान लो अगर आपको दो एसिड दिए हुए हैं और उनकी हमें एसिडिक स्ट्रेंथ की तुलना करना है, और जो एसिड्स आपको दिए हुए हैं उसमें मान लेते हैं एक एसिड तो आपको दिया हुआ है Ha1 और दूसरा एसिड आपको दिया हुआ है Ha2। इन दोनों की हमें अम्लीय सामर्थ्यता की तुलना करना है। मैंने आपसे कहा एसिडिक स्ट्रेंथ की तुलना करना है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। मतलब आप क्या करेंगे, इनके संयुग्मिक क्षार बनाएंगे और उनके स्थायित्व का क्रम आपको निकालना है। जिस अम्ल का संयुग्मिक क्षार स्थायी होगा वो अम्ल प्रबल अम्लीय होगा, क्योंकि अम्ल अम्लीय सामर्थ्यता और संयुग्मिक क्षार के स्थायित्व में अगर आप रिलेशन देखोगे तो डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं, क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूं, देखो इसी अप्रोच के साथ क्वेश्चन करना है हमें। दो एसिड हमें दिए हुए और इनकी अम्लीय सामर्थ्यता की तुलना करनी है। तो पहले ऐसा करो, इनके कॉन्जुगेट बेस बनाओ। कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाए, अगर किसी कंपाउंड का कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, H प्लस निकालना पड़ेगा। तो इसमें से H प्लस निकाल दो तो आ जाएगा A1 माइनस, और इसमें से भी H प्लस निकाल दो तो आ जाएगा A2 माइनस। ये हमारे पास आ चुके हैं कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, ये कॉन्जुगेट बेस हमारे पास आ चुके हैं। बस अब हमें इन कॉन्जुगेट बेस के स्थायित्व की तुलना करनी है। और ध्यान देना, जिन्हें हम कॉन्जुगेट बेस कह रहे हैं, क्या मैं कह सकता हूं वो अनायन है, अरे ऋणायन ही तो है। मतलब हमें अगर कॉन्जुगेट बेस के स्थायित्व की तुलना करना है, मतलब एक तरह से हमें ऋणायन के स्थायित्व की तुलना करनी है। और ऋणायन के स्थायित्व की तुलना कैसे करते हैं, वो तो अभी अभी हमने एप्लीकेशन नंबर 2 में पढ़ा है। अरे एप्लीकेशन नंबर 2 में आपने क्या पढ़ा, ऋणायन के स्थायित्व की तुलना ही तो पढ़ी है आपने। ठीक है, बस उसी आधार पर तुलना करनी है। तो जरा बताओ ऋणायन के स्थायित्व की तुलना आप कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं चार्ज एटम, और अगर चार्ज एटम में अंतर हुआ तो आई इफेक्ट। अरे अंतर हुआ तो आई इफेक्ट पर आएंगे ही क्यों, अरे क्या मैं कह रहा हूं कि चार्ज एटम में अगर अंतर है तो फिर आई इफेक्ट देख लेंगे। अरे चार्ज एटम सेम होता है तो आई इफेक्ट पर आते हैं ना। तो मैं तो कह रहा हूं चार्ज एटम में अंतर है, मतलब एटम अलग अलग है, तो तुलना कैसे करोगे, कैसे करोगे, ईएन। अरे ईएन भी हो सकता है, साइज भी हो सकता है, अभी ज्यादा दूर नहीं गए। अरे समझ आ रही बात ये। क्वेश्चन नंबर 6, अगर एटम अलग अलग हो, जिन परमाणु पर नेगेटिव चार्ज अगर वो अलग अलग हो, तो तुलना कैसे करते हैं, आवर्त में तुलना ईएन के आधार पर और वर्ग में तुलना साइज के आधार पर। और अगर एटम सेम हुआ तो फिर हम आई इफेक्ट देखेंगे। अच्छा, आई इफेक्ट में कौन सा इफेक्ट ऋणायन के लिए अच्छा होगा, प्लस आई या माइनस आई, बोलो, माइनस आई अच्छा होगा, सही। अब जरा ध्यान देना, तो उस आधार पर जैसा मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले ऋणायन में हम ये देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज कौन से परमाणु पर है, और अगर परमाणु समान है तब तो आई इफेक्ट, लेकिन परमाणु में अगर अंतर है तो फिर हम चेक कर लेंगे ईएन या साइज, वो देखना पड़ेगा। मान लो इसमें नेगेटिव चार्ज एन पर है और इसमें नेगेटिव चार्ज ओ पर है। अब बताओ कैसे तुलना करोगे, फर्स्ट में नेगेटिव चार्ज एन पर है, सेकंड में नेगेटिव चार्ज ओ पर है, तो कैसे करेंगे तुलना, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। उधर लास्ट में बताएगा भाई, एकदम लास्ट में, इधर लास्ट में। हाँ आप, यस बोलो। कोई कुछ नहीं बोलेगा, ध्यान रखना। जो किसी ने अगर बोल दिया तो उससे ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा कभी भी नहीं आएगा। हाँ, क्या ऐसे क्या, बताओ, अरे बोलो, क्या बोल रहे हैं, जाने क्या बोल रहे हैं, नहीं पता, क्या नहीं पता, मैंने पूछा क्या है, पूछा क्या मैंने, हाँ ये भी नहीं पता। अरे मैंने तो हालचाल पूछे हैं, क्या हालचाल है तुम्हारे, सब ठीक है, सब ठीक है। 2 मिनट में खराब कर दूंगा, ध्यान रखना, चक्कर में बता जाना। अब पढ़ा रहे हैं, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, कहाँ ध्यान है तुम्हारा, पड़ोसी मोबाइल लेके बैठे के, अरे पड़ोसी कुछ तो बोलो, तुम हो पड़ोसी इसके, खड़े हो, हाँ बोलो, फोन हाथ में था, ऐसे ही थोड़ी पकड़ा तुम्हें,
और मुझे फोन नजर नहीं है, यहाँ से तो फोन कहाँ नजर आएगा, क्योंकि तुमने रखा ही उसे इस एंगल पर है कि मुझे यहाँ से दिख ही नहीं सकता फोन। तो फोन तो तुमने छिपा लिया, चेहरे के एक्सप्रेशन कैसे छिपाओगे? अरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसमें भी एसिडिक स्ट्रेंथ की तुलना पहली बार कोई पढ़े और चेहरे पर मुस्कान हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे चेहरे पर मुस्कान हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकता। एसिडिक स्ट्रेंथ को पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और चेहरे पर मुस्कान नहीं हो सकती। चेहरे पर मुस्कान कुछ और ही बता रही है तुम्हारी। ये केमिस्ट्री तो तुम पढ़ रहे हो, लेकिन केमिस्ट्री कुछ और ही पढ़ रहे हो बेटा जी, ध्यान रखना। और दूसरी केमिस्ट्री को मैंने यहाँ पर खोल दिया ना, तो फिर तुम चेहरा नहीं दिखा पाओगे क्लास में, ध्यान रखना। तो बाद में बारह करिए मत कहना, अरे सर थोड़ी बहुत तो रखते मेरी, है ना। बैठ जाओ। तुम क्लास में बैठकर, तुम्हें क्लास तुम सुन नहीं रहे हो तो क्लास में बैठकर कर क्या रहे हो भैया? इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हो घर वालों के? जाओ घर वालों के पैसे बचाओ, और पैसे तो छोड़ो, उनके सबसे बड़ी बात है उनके इमोशंस, जो एक्सपेक्टेशंस लेकर वो आपको भेज रहे हैं यहाँ पर। अरे उनका तो ख्याल रखो, मतलब शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। कुछ भी कर रहे हैं क्लास में बैठकर, पढ़ने के अलावा सब कर रहे हैं। आप पढ़ने के अलावा सब कर रहे हैं। मोबाइल, मोबाइल ने तो मतलब क्या बोलूं मैं। हम्म? नियम बना है, मोबाइल तुम्हारा क्लास से बाहर रखवाया जाए, ऐसा नियम बना है। ये देखो चेहरा छिपा लिया इसने। अरे तो मोबाइल के साथ तुम्हारा पासवर्ड थोड़ी लेंगे मोबाइल का, है? चेहरा नहीं छिपाया, क्या छिपाया? आंखें, तो शर्म तो आंखों में ही होती है, और क्या है? उसी को तो छिपा रहे हो तुम। शर्म तो आंखों में ही होती है, और क्या है? उसी को छिपा लिया तो बाकी तो कुछ बचा ही नहीं, फिर क्या है? आंखें बंद करने के बाद में क्या है ना? संसार में अंधेरा है, कौन बोल रहा है ये? हम्म। अरे संसार में अंधेरा ठीक है, तुम्हारे जीवन में अंधेरा नहीं हो जाए अभी। इधर पढ़ लो तुम इधर। संसार में अंधेरा है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन था कि अगर यहाँ सुन लो, अब फिर से क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे अभी। इसमें अगर नेगेटिव चार्ज एन पर हो और इसमें नेगेटिव चार्ज अगर ओ पर हो, तो तुलना कैसे करोगे? क्योंकि ओ और एन समान आवर्त में आएंगे, तो फिर ज्यादा स्टेबल कौन? ओ पर नेगेटिव चार्ज। लेकिन इसमें अगर नेगेटिव चार्ज ओ पर है और इसमें नेगेटिव चार्ज एस पर है, फिर साइज के आधार पर तो फिर कौन ज्यादा स्टेबल? एस, क्योंकि साइज बड़ा है। और अगर इसमें नेगेटिव चार्ज ओ पर हो और इसमें भी ओ पर हो, तो फिर आई इफेक्ट पर आएंगे। एटम सेम हो गया तो फिर आई इफेक्ट पर आएंगे। ये क्लियर है क्या? तो ऐसा मान लेते हैं, उसके आधार पर इन दोनों की हमने अम्लीय सामर्थ्यता की तुलना की, और ऐसा मान, सॉरी, स्थायित्व की तुलना की। इन दोनों की हमने स्टेबिलिटी की तुलना की एप्लीकेशन नंबर 2 के आधार पर, क्योंकि 2 में हमने ऋणायन के स्थायित्व की तुलना की थी और ये भी ऋणायन ही है। और ऐसा मान लेते हैं कि A1 नेगेटिव जो है वो A2 नेगेटिव से ज्यादा स्टेबल है, ऐसा हमने मान लिया है। तो बताओ, अगर ये कॉन्जुगेट बेस के स्थायित्व का क्रम है, तो इनके जो अम्ल हैं उनकी अम्लीय सामर्थ्यता का क्रम क्या आएगा? अगर मुझे कॉन्जुगेट बेस के स्थायित्व का क्रम मिल चुका है, तो क्या इससे हम इनके अम्लों की अम्लीय सामर्थ्यता का क्रम निकाल सकते हैं क्या? क्या क्रम आएगा? जो ये क्रम है यही आएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। क्या मैं कह सकता हूं, जिस कॉन्जुगेट बेस का स्थायित्व ज्यादा है उसी का अम्ल प्रबल अम्लीय होगा। तो अगर A1 नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, तो इसका जो कॉन्जुगेट एसिड है Ha1, वो ज्यादा अम्लीय होगा Ha2 की तुलना में। मतलब यहां पर हम बात करेंगे कि Ha1 Ha2 से ज्यादा अम्लीय होगा, मोर एसिडिक देन Ha2। ये समझ में आया क्या? एक बार फिर से समझे, देखो। हमने कहा A1 नेगेटिव का स्थायित्व ज्यादा है। अब जरा देखो, A1 नेगेटिव अगर ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, इसको समझना। A1 नेगेटिव अगर ज्यादा स्टेबल है, मतलब इसकी प्रोटॉन के साथ में क्रिया करने की प्रवृत्ति, अगर ये स्टेबल है तो क्रियाशीलता कम होगी ना। मतलब इसकी प्रोटॉन के साथ में क्रिया करने की प्रवृत्ति कम है, मतलब इसमें प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति कम है, मतलब ये वीक बेस है। और अगर ये वीक कॉन्जुगेट बेस है तो उसका एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्या बात क्लियर है? अगर आपको अम्ल दिए जाएं, 4 अम्ल दे रखे हैं, आप तो चारों के कॉन्जुगेट बेस बनाओ और उनके स्थायित्व की तुलना करो, और जो कॉन्जुगेट बेस के स्थायित्व का क्रम होगा वही उनके अम्लों की अम्लीय सामर्थ्यता का क्रम हो जाएगा। क्या क्लियर है क्या? इसे देखो, फिर एक और एग्जांपल से समझाता हूं।
वो कंप्लीट करके इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार आप। ये 4 यौगिक आपको दिए हुए, मिथाइलएमीन, मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल और इथेन थायोल, इन चारों की अम्लीय सामर्थ्यता की तुलना करना है अपने को। एक बार ट्राई करें आप। टू थ्री वन फोर 4231 सही है, करेक्ट। अब आप देखो समन ऐसे, इन चारों की अम्लीय सामर्थ्यता की तुलना करना है। जो कंसेप्ट अभी तक हमने डिस्कस किया है उसके आधार पर अगर बात की जाए तो मैंने आपसे कहा सबसे पहले जो भी यौगिक आपको दिए जाए आप उनके संयुग्मिक क्षार बनाएंगे पहले, मतलब इन सब में से H+ निकाल करके इनके संयुग्मिक क्षार बनाने। तो ध्यान देना, पहले वाले का संयुग्मिक क्षार मैं इसको 1 लिख देता हूं, तो इसका संयुग्मिक क्षार आ जाएगा CH3NH-, H+ हमने निकाल दिया। दूसरे वाले में आ जाएगा CH3O-, CH3CH2O-, और 4' हो जाएगा CH3CH2S-। ये कॉन्जुगेट बेस हमारे पास आ चुके हैं। अब हमें करना क्या है, जो कॉन्जुगेट बेस है, ध्यान देना, जिन्हें हम कॉन्जुगेट बेस कह रहे हैं, क्या मैं कह सकता हूं वो ऋणायनी है, और हमें इन ऋणायन के स्थायित्व का क्रम निकालना है। हमें इनके स्थायित्व का क्रम निकालना है। जरा बताओ, ऋणायन के स्थायित्व का क्रम निकालने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं, चार्ज एटम देखते हैं। तो जरा क्या मैं कह सकता हूं फर्स्ट और सेकंड में चार्ज एटम में अंतर है। फर्स्ट और सेकंड में चार्ज एटम में अंतर है। फर्स्ट में नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर है जबकि सेकंड में ऑक्सीजन पर है, लेकिन सेकंड और थर्ड में चार्ज एटम सेम है। सेकंड में भी ऑक्सीजन पर, थर्ड में भी ऑक्सीजन पर, लेकिन 3 और 4 में फिर से चार्ज एटम में अंतर है। थर्ड में ऑक्सीजन पर है और फोर्थ में सल्फर पर है। तो जरा बताओ इन दोनों में क्योंकि परमाणुओं में अंतर है जिन पर नेगेटिव चार्ज है, तो तुलना का आधार क्या होगा, EN। क्या यहां भी EN? वेरी गुड। यहां पर साइज, क्या समझ में आ रही बात है? तो फिर तो क्या मैं कह सकता हूं स्थायित्व में O नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा N नेगेटिव से, EN के आधार पर, और O नेगेटिव से ज्यादा स्टेबल होगा S नेगेटिव साइज के आधार पर। तो फिर तो आप देखो 4' को रखा जाए सबसे आगे, फिर आएगा इसमें 2' एंड 3', और फिर आएगा 1'। ये क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि 4' में नेगेटिव चार्ज किस पर है, सल्फर पर। 2 और 3 में नेगेटिव चार्ज किस पर है, ऑक्सीजन पर, और 1 में किस पर है, नाइट्रोजन पर। इन दोनों में तुलना कैसे की हमने, साइज के आधार पर। और ऑक्सीजन नाइट्रोजन में तुलना कैसे की हमने, EN के आधार पर। यहां तक का बात क्लियर है क्या? लेकिन अब पॉइंट आ रहा है कि सेकंड और थर्ड में तो चार्ज एटम सेम है, सेकंड में भी O पर, थर्ड में भी O पर, फिर तुलना कैसे करें? जब चार्ज एटम सेम होगा तो क्या देखेंगे, आई इफेक्ट। अब आई इफेक्ट पर आ जाओ, दोनों में O नेगेटिव तो कॉमन है भाई, डिफरेंस देखना है ना। तो यहां मिथाइल ग्रुप है, यहां इथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप का क्या इफेक्ट होता है, +I। चलो उसके आगे लिख देता हूं मैं, मिथाइल ग्रुप +I, और इथाइल ग्रुप ये भी +I, दोनों +I है, दोनों का आई इफेक्ट का टाइप सेम है। तो फिर तुलना करेंगे DNP रूल। जरा बताओ +I किस में ज्यादा होगा, सेकंड में या थर्ड में? किसका ज्यादा है, सेकंड या थर्ड? अरे मिथाइल ग्रुप का +I ज्यादा है या इथाइल का? इथाइल का +I मोर, मिथाइल का +I लेस। तो ऋणायन के स्थायित्व के लिए क्या अच्छा है, लेस या मोर +I? तो फिर तो 2' ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब 4' के बाद में आएगा 2', फिर आएगा 3' और फिर आएगा 1'। ये संयुग्मिक क्षार के स्थायित्व का क्रम है। अगर संयुग्मिक क्षार के स्थायित्व का क्रम हम निकाल चुके हैं तो उनके अम्लों का अम्लीय सामर्थ्यता का क्रम भी वही आएगा सेम, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब आंसर आ जाएगा 4 2 3 1। ये इसका आंसर है। क्या क्लियर है की बात है? तो बस जो भी यौगिक आपको दिए जाए उनके आप संयुग्मिक क्षार बने, और संयुग्मिक क्षार बनाने के बाद में मुझे ऐसा लगता है आपको वही काम करना है जो आपने एप्लीकेशन नंबर 2 में किया।
स्थायित्व का क्रम ही तो निकालना है। मतलब एप्लीकेशन नंबर 3 में अगर बात की जाए तो इनडायरेक्टली एप्लीकेशन नंबर 2 का यूज है, वही करना है आपको। बस अंतर क्या है, एप्लीकेशन नंबर 2 में ऋणायन आपको डायरेक्ट दिए होते हैं, यहां पर ऋणायन आपको बनाने पड़ेंगे। और वो ऋणायन कैसे बनाओगे, H प्लस हटा करके। और जब H प्लस हटा करके ऋणायन बनाओगे तो वो कॉन्जुगेट बेस ही तो होगा, और हमें कॉन्जुगेट बेस के स्थायित्व का क्रम ही निकालना है। क्या क्लियर है की बात ये? बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मॉड्यूल आप लेकर आएंगे, या क्वेश्चन मार्क करा दूं ऐसा, पर अभी ज्यादा क्वेश्चन होंगे नहीं, कोई नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, फिर अभी ज्यादा नहीं हुआ होगा क्वेश्चन।